देन वेलकम बैक टू युवा पीढ़ी क्लासेस। आई होप आपको लास्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। पहले थोड़ा सा जो पिछला हमने पढ़ा था उसको रिकॉल करते हैं, फिर आगे हम इसको लेके चलेंगे। तो रिकॉल करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था, टेंस के बारे में पढ़ाया था। सबसे पहले हमने टेंस की बात की थी। तो टेंस हमने बताया था, मैंने आपको बताया था कि टेंस इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक तो है, लेकिन टॉपिक बना कैसे। तो मैंने आपको बताया था कि टेंस में दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक होता है टाइम, दूसरा होता है एक्शन। ठीक है, और ये टाइम और एक्शन दोनों ही कहाँ मिलते हैं, तो आपने देखा कि टाइम और एक्शन दोनों ही हमें मिलते हैं सेंटेंस में। टाइम और एक्शन दोनों ही कहाँ मिलते हैं, सेंटेंस में। तो सेंटेंस में जब टाइम और एक्शन होते हैं तब उन दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं टेंस। इतना तो आपने देख ही लिया। फिर हमने आगे क्या देखा कि टाइम जो होता है वो तीन टाइप से होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, फिर एक्शन की बात की थी हमने। तो एक्शन हमको कितने टाइप के मिले, चार। तो हमने देखा कि एक्शन भी चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो हुआ इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और फोर्थ हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने ये समझा कि सेंटेंस दो प्रकार से तैयार होता है। एक तो उसमें होना चाहिए आपके पास टाइम, एक होना चाहिए एक्शन। जब दोनों को हम मिला लेते हैं तब जाके क्या बन जाता है, टेंस बन जाता है। दोनों को मिला लेते हैं टेंस बन जाता है। तो हमने इसकी टेंस बनाने तक की, डेफिनेशन तक की और वर्ब तक की कैसे पहचान की थी। तो हमने देखा था कि हमने इसको और इसको मिलाया। इसकी थी है और इसकी क्या डेफिनेशन थी, ता, ती और ते। ये डेफिनेशन थी इनकी। तो हमने क्या किया, इन दोनों डेफिनेशन को ऐड किया तो हमें एक नई डेफिनेशन तैयार करने को मिली थी। ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ। ऐसा मिला था हमें। तो हमने यहाँ तक अपनी डेफिनेशन तैयार की थी। ये सब कुछ आप पिछले लेक्चर्स में देख चुके हो। ठीक है, तो अपन रिकॉल कर रहे हैं एक बार बस। इतना होने के बाद में हमने क्या किया, फिर इससे ही हमने क्या तैयार की, डेफिनेशन। इसी की हेल्प से, यानी किसकी हेल्प से, डेफिनेशन की हेल्प से हमने हेल्पिंग वर्ब को तैयार किया। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हुई। डेफिनेशन की हमने हेल्प से हेल्पिंग वर्ब को तैयार किया। जब हम हेल्पिंग वर्ब तैयार करने आए तो हमें क्या मिला कि हेल्पिंग वर्ब दो टाइप से बनती है। एक तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल के बाद में हमने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब वो कैसे बनती है, इनसे मिलके बनती है। सिंगुलर हो गए, बाकी सब प्लूरल है। तो सिंगुलर के लिए जैसे ता है, ती है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या बन रही थी हमारे पास, डच। और जिस किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता था वहाँ हम बनाते थे क्या, V5 लिखते थे। अब प्लूरल वाले के लिए देख लेते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन तैयार थी प्लूरल के लिए, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ। तो हमने इससे क्या बनाया, हेल्पिंग वर्ब में डू बनाया। और जहाँ हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो हम क्या लिखते हैं, V1। तो इस तरीके से हमने टेंस बनाने से लेकर हेल्पिंग वर्ब तक पहुँच गए थे। हमने ये पहले पता किया कि भाई टेंस जो टॉपिक है ग्रामर में, वास्तव में टेंस का टॉपिक है भी या नहीं है, मतलब इसका नाम भी कैसे पड़ा टेंस। तो हमने ये सब कुछ जान लिया था पिछले लेक्चर्स में कि इसका नाम टेंस ही क्यों पड़ा। फिर हमने क्या किया, इन डेफिनेशंस की हेल्प से जो हेल्पिंग वर्ब बनी है उन हेल्पिंग वर्ब के हमने रूट फॉर्म चेक किए। तो हमने रूट फॉर्म देखे थे तीन टाइप से। एक था स्टेटिव, दूसरा था एक्शन, और तीसरा क्या था,
पोजीशन। तो इस तरीके से हमारे पास 3 रूट फॉर्म आए थे हेल्प वर्ब और वर्ब के लिए। तो हमने उन 3 को भी देखा। फिर हमने इसी तीनों से जो हेल्प वर्ब तैयार हो रही थी उनकी हमने एक ट्रिक भी देख ली थी। ट्रिक तो आपको याद ही होगी ना, डू, बिहेव, वेल, 1, 4, 3, टेल, देख ही ली थी आपने। फिर हमने क्या किया था, इसके बाद में हमने सारी की सारी जितनी भी डेफिनेशन थी उनको लिया, फिर उनकी हेल्प से हेल्प को तैयार किया और हमने सारे सेंटेंस की डेफिनेशन और हेल्प को एक साथ लेकर तैयार किया और आगे बढ़ गए। उससे पहले हमने यहाँ डेफिनेशन बनाई ली थी सभी की। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमने इन सभी हेल्प को लेकर, डेफिनेशन को लेकर एक चीज़ सीखी जो सिंगुलर और प्लूरल के लिए थी। सिंगुलर और प्लूरल के लिए थी कि कब किसी वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं और कैसे बनाते हैं सिंगुलर, ठीक है। प्लूरल कौन सी होती है। उसके अलावा हमने V1 से लेकर V1 to V5 जितनी भी इसकी इन्फॉर्मेशन थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन V1 से लेकर V5 तक की, सारा कुछ हमने देख लिया था। इतना हो गया था, मतलब हमारी जो नींव होती है, जो फंडामेंटल होता है, वो हमने तैयार कर लिया था यहाँ तक का, अभी तक की क्लासेस में। तो अब हम जो तैयार करने वाले हैं वो अब इससे एक कदम आगे चलेंगे। तो हमने सबसे पहले इसको कर लिया रिकॉल, सारा का सारा जितना अभी तक करवाया था। अब रिकॉल करने के बाद में जब आगे बढ़ने वाले हैं तो आप हमेशा एक बात का ख्याल रखना कि आपकी जो डेफिनेशन है और हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। उसके अलावा भी क्या होने वाला है कि हमने सिंगुलर और प्लूरल को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डिवाइड कर दिया था। कैसे किया था कि अगर आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, अगर वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट प्लूरल। अब वर्ब और सब्जेक्ट इस कॉम्बिनेशन में हमने एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं आपको इस कॉम्बिनेशन में कि अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब हमारे पास 2 टाइप से निकल कर आती है इसमें। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। अगर आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखने को मिल रही है तो आप मेन वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, अगर आपने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है तो आप मेन वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। ये पक्की बात है। मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया, जैसे हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर कर दिया आपने सब्जेक्ट के हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब को आपने प्लूरल कर दिया सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आप मेन वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। मेन वर्ब जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो या फिफ्थ हो, नो प्रॉब्लम। तो जो चेंजेस होने हैं वो एक ही जगह होने हैं, या तो आप मेन वर्ब में चेंजेस कर लो या हेल्प वर्ब में चेंजेस कर लो। अब मेन वर्ब में चेंजेस कब होते हैं, तो कई सारे सेंटेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपन आते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, वहाँ पर आपको हेल्प वर्ब देखने को ही नहीं मिलेगी, वहाँ आपको मेन वर्ब ही लिखनी है। तो वहाँ पर हम मेन वर्ब में चेंजेस करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। तो जहाँ मेन वर्ब में चेंजेस करते हैं वहाँ हेल्प वर्ब में चेंजेस नहीं किए जाएंगे, और जहाँ हेल्प वर्ब में चेंजेस करते हैं वहाँ मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्प वर्ब को चेंज करते हैं सिंगुलर या प्लूरल, तो आप मेन वर्ब को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग जिस फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में, फिफ्थ फॉर्म में, जिस किसी फॉर्म में आती है वो उसी फॉर्म में रहेगी। फिर आप मेन वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल में डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना हमारा तैयार हो गया। अब हम इससे आगे बढ़ के देखेंगे कि हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सेंटेंस तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इसको बताते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, और आपने अगर सब कुछ करके तैयार हो तो जब तक आप शेयर करके आओ वीडियो को आगे, जब तक मैं बता के आगे चलते हैं, ठीक है। खोटो सिक्को बापू डॉलर बढ़ चालन लाग्यो ता खोटो सिक्को। अब हम बात करेंगे सेंटेंस की।
सेंटेंस यूँ तो 3 टाइप से होते हैं, मतलब होते और भी कई टाइप से हैं, लेकिन अभी अपन को जरूरत सिर्फ 3 टाइप से पढ़ने की है। और वो 3 टाइप हैं, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव को हम सिंपल सेंटेंस भी कह देते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस भी कह देते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप जानते ही हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपने देखा होगा, इंट्रोगेटिव में कई बार आपको बताया जाता है डबल इंटरोगेटिव। तो अगर आपके माइंड में अगर ये चीज़ें सेट है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो आप बिल्कुल गलती करते हो, पूरी तरह से गलत हो आप। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता वो भी आप जानते हो। कैसे? इंट्रोगेटिव में आपने ऐसे इस्तेमाल किया कहाँ शब्द, है ना, वेयर। इंट्रोगेटिव में तो क्या आप वेयर को दो बार लिख सकते हो, वेयर एंड वेयर, क्योंकि डबल का मीनिंग तो ये कहता है ना कि उसको दोगुना कर देना, 2 बार लिख देना, 2 बार इस्तेमाल कर देना। अगर आप कहोगे कि सर इस वाले को हम डबल इंट्रोगेटिव पहले से ही बोलते हैं, और इंट्रोगेटिव बोलते हैं किसे, जिस सेंटेंस के लास्ट में आ जाता है क्या, और फिर इस क्या के लिए आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हो सेंटेंस में। अगर आप इसको सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं और इसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, तो आप ये बताओ इसको डबल इंट्रोगेटिव क्यों कहा जाएगा? क्यों कहा जाएगा? क्योंकि अगर ये सिंगल वाले हैं तो इसी को हम डबल बार लिख देंगे ना, क्या फिर वर्ब भी 2 बार लिखी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए ना फिर तो आपके हिसाब से, क्योंकि ये सिंगल है, ये डबल है, ये डबल है। ठीक है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, डबल वबल कुछ नहीं होता, सब फालतू बातें हैं ये, और ऐसा करने से आपका नुकसान ही होने वाला है। अब आपको इंट्रोगेटिव के अंदर ये चीज़ें कैसे क्लियर करनी है, ये चीज़ें कैसे क्लियर करनी है, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो लेकिन जब तक आपने इसको माइंड में सेट कर रखा है कि भाई डबल इंट्रोगेटिव कोई होता है, तब तक आप इसको ठीक से पहचान नहीं सकते और बना भी नहीं सकते। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकाल दो कि डबल इंट्रोगेटिव नाम की कोई चीज़ होती है। आप सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव को ही समझो, और इसी से हम आगे चलते चले जाएंगे, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब इनको हम पहचानते कैसे हैं? सुनते से ही कैसा ही में आएगा कि भैया इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आप इसको पहचानने के लिए एक बात को याद रखो, ओहो ये गलत हो गई मीनिंग, पॉजिटिव स्पेलिंग गलत है, तो पॉजिटिव हुआ। इसको पहचानने के लिए बस सीधी सी बात ये है, कोई बात कही जाए, कोई बात कहना या बताना, जब भी कोई बात कही जाती है या बताई जाती है तो वो अफर्मेटिव, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, किसी बात की मना करना, आप किसी बात के लिए मना कर देते हैं तो आप समझ जाओ कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव, पूछना, किसी बात को किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया है तो वो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस 3 टाइप से हो जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में बात कही जाती है या बताई जाती है, नेगेटिव में किसी भी काम के लिए मना कर दिया जाता है, और इंट्रोगेटिव में कोई भी बात पूछ ली जाती है। तो जब भी आपको ऐसे कोई सेंस सही में आते हैं बोलते समय, लिखते समय, तो आप समझ जाओ कि कौन सा वाला सेंटेंस यहाँ अप्लाई किया जा रहा है। ठीक, अब इंट्रोगेटिव 2 टाइप के हो जाते हैं, एक होता है ओपन एंडेड सेंटेंस और दूसरा होता है क्लोज एंडेड सेंटेंस। अब ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या होता है तो आप समझो। सबसे पहले क्लोज एंडेड, तो जब भी आप किसी बात का हाँ या ना में जवाब देते हैं, क्या देते हैं, जवाब देते हैं,
तो वो क्लोज एंडेड सेंटेंस होता है। अब हाँ या ना का जवाब कब दिया जाएगा? जब आपसे पूछा जाएगा क्या आप युवा पीढ़ी क्लासेस से पढ़ते हैं। जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा किस वे में? इस वे में, तब आप जवाब किस में देंगे? हाँ या ना में। यही तो बात होती है। ऐसी कोई बात पूछी जाएगी तो आप जवाब किस में देंगे? हाँ या ना में। क्या आपने पढ़ाई की है? क्या आप नहा कर आए हैं? क्या आपने खाना खाया है? क्या आप सो गए हो? तो इसका जवाब किस में दिया जाता है? हाँ या ना में। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में दिया जाएगा तभी वो सेंटेंस कैसा होगा? क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है। और जब भी आप किसी भी बात के लिए WH वर्ड का इस्तेमाल करते हो या इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हो, इंट्रोगेटिव वर्ड समझते हैं ना? नहीं समझते? कहाँ, क्या, क्यों, कब, एटसेट्रा। जब भी आप WH वर्ड का इस्तेमाल करते हो, इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हो, तभी वो सेंटेंस ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कैसा होगा? ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब भी आप किसी भी बात का जवाब हाँ या ना में देते हो तो वो आपके लिए क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव को दो तरीके से बांट लेते हैं। अब आप जो माइंड सेट करके बैठे हो डबल इंट्रोगेटिव वाला, वो चीज़ यहाँ के लिए हो जाती है कि डबल इंट्रोगेटिव करके कोई भी बात नहीं होती, कोई भी सेंटेंस नहीं होता। जो होता है वो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड होता है। जब भी आप WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वो ओपन एंडेड सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव में। मतलब ये कि कभी भी कोई भी सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव नहीं होगा। ठीक है। जो भी आपको पढ़ाता है डबल इंट्रोगेटिव फालतू बकवास है। ऐसी कोई भी बात ग्रामर के अंदर बिल्कुल भी मान्य नहीं की जाती, बिल्कुल भी एक्सेप्टेशन नहीं मिलता उसको। ठीक, इतना समझ गए आप? अब सेंटेंस तैयार करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। इतना होने के बाद में यहाँ आ जाते हैं। तो आपको सेंटेंस तैयार करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट की आप जानते ही हो। सबसे पहले आप क्या कहोगे? इसको कर्ता कहोगे। ठीक है। अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, आपसे पूछा जाए सब्जेक्ट क्या होता है तो आप कर्ता कहोगे। ठीक है। ग्रामर के अलावा आप इसको विषय कहोगे। ठीक है। और अगर आप विषय कहते हो तो यहाँ तो काम आने नहीं वाला, आप भी जानते हो। लेकिन अगर आपने कर्ता कहा है तो ये भी आपके काम नहीं आने वाला। ये आप जान लो मुझसे, ये आपके काम नहीं आने वाला। तो काम क्या आने वाला है? तो सब्जेक्ट कैसे कहा जाएगा? आप डेफिनेशन समझो उसकी। जो काम करता है, जो काम करता है, इंग्लिश में कह दोगे हु वर्क्स। जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। हु वर्क्स, जो काम करता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। दूसरा आप समझ लो, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ आप लगा दो whom टॉक्स अबाउट। जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट है। इतना ही है सब्जेक्ट, और कुछ भी नहीं है सब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप देख ही लो, जानते ही हो एग्जाम्पल सारे के सारे। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। काम क्या है? ये काम है, ये एक्शन है। ठीक है। इस काम को कौन कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इस काम को कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। बात खत्म। ये सब्जेक्ट हो गया। क्या सब्जेक्ट हो गया? जो काम करता है। काम कौन कर रहा है? मैं। ठीक है। अगली बात करते हैं
आपका रजिस्टर सुंदर है, आपका रजिस्टर सुंदर है। तो सुंदर है ये हो गया, ठीक। ये सुंदर उसकी क्वालिटी हो गई, उसकी विशेषता यानी उसकी तारीफ हो गई, ठीक है। अब किस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं? इस चीज़ की। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आपके रजिस्टर की। तो जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट क्या हो गया? जो काम करता है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? मैं, तो मैं सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात की जाती है आपका रजिस्टर, इसके बारे में बात की तो ये सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की वो सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप समझ जाओ कि सब्जेक्ट दो टाइप से बन जाते हैं, यानी डेफिनेशन उसकी दो टाइप से होती है। एक डेफिनेशन जो काम करता है हु वर्क्स, दूसरी डेफिनेशन जिसके बारे में बात की जाती है हुम टॉक्स अबाउट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अगर आप इसको लेकर चलते हो कर्ता, तो आपको आज तक नहीं पता कर्ता क्या करता, आपको नहीं पता ना अभी तक कि कर्ता क्या करता, कर्ता क्या होता है, नहीं पता। लेकिन अगर आप इसको साथ लेकर चलते हो इस डेफिनेशन को, और इस डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ोगे, सेंटेंस को तैयार करोगे, तो आप जानते हो कि सब्जेक्ट क्या होता है। बात समझ आ गई? सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। इस डेफिनेशन को आपको उतनी बार पढ़ना है जितनी बार की आपको याद नहीं हो जाती। जितनी बार में आपको समझ में नहीं आ जाती उतनी बार आपको इसको रिपीट करना है। कब कब रिपीट करना है? जब भी आप कोई भी लाइन पढ़ते हो, कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो, तब तक रिपीट करना है, ठीक है। आपको वहाँ ढूंढना है सब्जेक्ट क्या है, आपको वहाँ ढूंढना है सब्जेक्ट क्या है। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट मिलेगा जो काम करता है जिसके बारे में बात की जाती है, जो काम करता है जिसके बारे में बात की जाती है, जो काम करता है जिसके बारे में बात की जाती है। काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है। बात किसकी कर रहे हैं? उसकी कर रहे हैं। तो बस वही सब्जेक्ट है, बस वही सब्जेक्ट है। समझ आ गया? अब आता है वर्ब। तो वर्ब को आपने क्या पढ़ा है अभी तक? क्या पढ़ा है? यही तो पढ़ा है, क्रिया। अब ये क्रिया क्या कर दिया? ये क्रिया क्या कर दिया? पता है कुछ? ये क्रिया क्या कर दिया? नहीं पता? तो आप वर्ब को समझो एक्शन, यानी काम। एक्शन मतलब काम। ये वर्ब आपके लिए क्या है? काम है। वर्ब आपके लिए क्या है? काम है, ठीक है। वर्ब आपके लिए क्या है? काम है। दूसरी भाषा में इसको आप कह लो दुनिया के सारे काम वर्ब होते हैं। 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 तो आप खुद ही याद कर लो, आप दुनिया में हो, आप सुबह से लेकर, जगने से लेकर, सपने देखने से लेकर और रात तक सोने तक कितने काम करते हो। वो जितने भी काम करते हो ना, वो सारे के सारे वर्ब हैं। क्या है? वो सारे के सारे वर्ब हैं। क्या है? वो सारे के सारे वर्ब हैं। आप जितने भी काम करते हो वो सारे के सारे क्या हैं? वर्ब हैं। तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि क्रिया वर्ब है। क्रिया, कर्ता, ये सब कुछ क्या है? ये शुद्ध हिंदी है इनकी शुद्ध हिंदी है। सब्जेक्ट का कर्ता, वर्ब की क्रिया शुद्ध हिंदी है इनकी, ठीक है। लेकिन हमको शुद्ध हिंदी के साथ नहीं चलना है, हमें केवल ट्रांसलेशन को समझना है, उसकी कन्वर्सेशन को समझना है। तो हमें इन सब को समझने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप याद रखो दुनिया के सारे काम वर्ब होते हैं, ठीक है। अब काम, यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। आपका रजिस्टर सुंदर है, बस सुंदर है तो है भाई, काम तो कोई है ही नहीं। यहाँ पर काम है, मैं पढ़ाता हूँ। काम क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना काम है क्या? नहीं। पढ़ाना काम है तो बस वही वर्ब है, वही एक्शन है। तो जो भी काम आप करते हो वो सारे के सारे काम वर्ब होते हैं। नहाना, धोना, खाना, पीना, उठना, जगना, बैठना, लेटना, सोना, हंसना, रोना, धोना, सारा काम, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ वर्ब है। तो आप याद रखो दुनिया के सारे काम, हर एक काम, छोटे छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, सारे काम क्या है? वर्ब है, ठीक है। वर्ब दो टाइप से हो जाती है, दो टाइप हो जाते हैं वर्ब के। मतलब कई सारे टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ जो काम आने वाला है ट्रांसलेशन में या सेंटेंस में या टेंस में, वो मैं आपको बता रहा हूँ दो टाइप। एक हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे बनती है, कहाँ से ली जाती है, कैसे तैयार की जाती है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया है। तो एक हो जाती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी हमारे लिए यहाँ पर हो जाती है मेन वर्ब। क्या हो जाती है? मेन वर्ब।
तो आप ये बात समझो कि यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो वर्ब दो टाइप से पढ़ेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। तो आपको हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल करनी है वो मैंने आपको बता दिया। मेन वर्ब क्या काम करेगी वो भी आपको बता दिया। मेन वर्ब क्या है, यही तुम्हारा क्या है, जो मेन वर्ब है वही एक्शन है। आप यहाँ पर इतना समझ लो कि जो मेन वर्ब है वही एक्शन है। तो फिर आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इतनी सी चीज़ है। और इतनी सी चीज़ ये है कि जब भी आपको सेंटेंस या टेंस के अंदर टाइम का पता लगाना हो कि ये किस टाइम की बात है, बीती हुई बात है कि आने वाली बात है या अभी की बात है, जब भी आपको सेंटेंस के अंदर टाइम का पता लगाना हो तो आप टाइम का पता करने के लिए हेल्पिंग वर्ब पर टूट पड़ना। हेल्पिंग वर्ब को देख लेना, बस ढूंढो सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, और जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहीं टाइम है। तो हेल्पिंग वर्ब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इतनी सी चीज़ है जो कि हमें समय का पता लगाने में हमारी हेल्प करती है, बस और कुछ भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो कुछ भी है, एक्शन जो भी है, जो भी आप वर्ब की बात कर रहे हैं, जो भी आप काम की बात कर रहे हैं, वो मेन वर्ब है। दुनिया के सारे काम वर्ब है और दुनिया के सारे काम मेन वर्ब है, ठीक है। और उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब केवल टाइम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, टाइम को पहचानने के लिए छोटा शब्द है, और हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन जो हम तैयार करते हैं वो टाइम के लिए तो करते हैं ताकि हमें टाइम का पता लगे और उसमें एक्शन का पता लगे सेंटेंस के हिसाब से। तो वहाँ पर जितने भी एक्शन होंगे, जैसे ये इतनी डेफिनेशन थी हमारी, ताहू से ही तो पता लग रहा है कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ये देखो, ये यहाँ से पता लग रहा है कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम बता रही है। हेल्पिंग वर्ब ये बताएगी आपको टाइम। उसके अलावा सेंटेंस के जो 4 टाइप बताए थे मैंने आपको, उनके फॉर्म्स, तो सेंटेंस की फॉर्म बताएगी ये चीज़, ये सेंटेंस का फॉर्म बताएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के 2 काम हो जाएंगे, एक तो सेंटेंस का फॉर्म बताएगी कि ये इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। दूसरा आपको ये टाइम बताएगी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के 2 काम है, एक तो टाइम बताना, दूसरा एक्शन के फॉर्म बताना, ठीक है। सेंटेंस में जो एक्शन करते हैं उस एक्शन के फॉर्म बताना, क्योंकि इसका एक्शन तो इतना होगा ना, केवल पढ़ाना, एक्शन तो इतना सही है पढ़ाना, लेकिन इस एक्शन के बाद जो इसका फॉर्म है, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, वो बताती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब एक तो आपको टाइम बताएगी, दूसरा एक्शन के फॉर्म बताएगी, ठीक है। इतना काम हो गया हेल्पिंग वर्ब का। बाकी का जितना भी सारे काम है दुनिया के, वो सब वर्ब इस मेन वर्ब को बोला जाता है। पढ़ाना, लिखाना, नहाना धोना, खाना पीना, रहना जागना, सब कुछ। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है आपके हिसाब से? ऑब्जेक्ट क्या है आपके हिसाब से? ऑब्जेक्ट है कर्म। और कर्म सोच के फिर से वही शुद्ध हिंदी में आ जाओ और शुद्ध हिंदी से अपनी ग्रामर को, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को ख़राब कर डालो। बर्बादी है शुद्ध हिंदी से, अगर आप इसको पढ़ोगे बर्बादी, टोटली बर्बादी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट समझ लो क्या है, तो आप इंग्लिश में समझो कि फॉर completing an action, for completing an action, which we use is called क्या? ऑब्जेक्ट। किसी भी एक्शन को पूरा करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट कहलाती है, ठीक है। फॉर कंप्लीट एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। फॉर कंप्लीटिंग एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो किसी भी एक्शन को पूरा करने के लिए जो भी हम इस्तेमाल करते हैं इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, वही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो आप बात को समझो, कर्म क्या है? काम को पूरा करने के लिए जिसकी सहायता हम लेते हैं, जिसकी सहायता हम लेते हैं वही ऑब्जेक्ट है। वही क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वही क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो
तो फॉर कंप्लीटिंग एन एक्शन विच वी यूज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, काम को पूरा करने के लिए जिसकी सहायता ली जाती है वही ऑब्जेक्ट है। काम को पूरा करने के लिए सहायता किसकी ली जाती है? सेंटेंस आपके सामने ये है, काम को पूरा करने के लिए सहायता किसकी ली जाती है? ये देखो सेंटेंस, मैंने आपको सेंटेंस बताया था कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। इसमें काम क्या हुआ? ये पढ़ाना क्या हुआ? एक्शन हुआ। ठीक, एक्शन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हो तो आप ये कहोगे कि क्या पढ़ाते हो। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, आप कहोगे क्या पढ़ाते हो। तो फिर क्या के बदले में जो आंसर मिल रहा है वही आपको ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं बोल दूंगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाने में किसने हेल्प की? सब्जेक्ट ने। अगर ये सब्जेक्ट ही नहीं होता तो मैं पढ़ाता क्या? बात है नहीं ना। तो आप जो कुछ भी पढ़ाते हो वही आपका ऑब्जेक्ट है। कैसे? ये एक्शन था आपका पढ़ाना, लेकिन एक्शन कंप्लीट कैसे हो गया? इस बात से पता तो नहीं लगा ना कि एक्शन कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस बात को सुनने के बाद एक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बनेगा ही बनेगा, क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप ये बता देते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो नो क्वेश्चन, नो डाउट, नो कन्फ्यूजन, है ना। फिर तो कुछ बनता ही नहीं है, फिर तो सीधे सीधे आंसर ही मिल गया ना, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आप कुछ पूछने ही नहीं वाले। बस इतना समझने में आना चाहिए कि ये हो गया एक्शन। एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जिस शब्द की सहायता ली वही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट मोस्टली क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट मोस्टली क्या होते हैं ये भी तो समझना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट मोस्टली होते हैं नाउन। क्या होते हैं? नाउन। सारे के सारे ऑब्जेक्ट नाउन फॉर्म में रहते हैं, और नाउन के अलावा आप कह सकते हो प्रोनाउन के फॉर्म में। इनके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा पूरी ग्रामर के अंदर, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज, पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर इन दोनों के अलावा कोई भी शब्द ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। आपका कोई एडजेक्टिव आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है, उसकी भी कंडीशंस हैं। ठीक है, कुछ बैरियर्स हैं वहाँ भी, वो आप आगे समझ जाओगे। तो पहले आप इतना समझ गए ना, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आपको मैंने बता दिया जो काम करता है हु वर्क्स कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब क्या होता है कि दुनिया के सारे काम वर्ब होते हैं, जितने भी काम आप करते हो सारे वर्ब होते हैं। वर्ब दो टाइप की हो जाती हैं सेंटेंस के अंदर। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिस किसी भी की हम सहायता लेते हैं किसी भी एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो सारे के सारे शब्द, वो सारी सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। और ऑब्जेक्ट दो फॉर्म में रहेगा, नाउन के फॉर्म में और प्रोनाउन के फॉर्म में। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे कॉम्प्लीमेंट की। किसकी बात करते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अच्छा, इसको मिटा के फिर देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। भैया लाइक हो देना है। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? शुद्ध हिंदी में लेके जाऊं? टिप्पणी होती है कॉम्प्लीमेंट। टिप्पणी, आपको टिप्पणी से एक बात याद आ गई होगी, कमेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट कमेंट एक जैसे ही होते हैं लगभग, लेकिन दोनों में अंतर ये रहता है कि आप कमेंट नेगेटिव भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट केवल और केवल पॉजिटिव होगा, पहला अंतर। दूसरा अंतर ये है कि कॉम्प्लीमेंट में इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, कैसी इंफॉर्मेशन? एडिशनल इंफॉर्मेशन। कैसी? एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब अतिरिक्त जानकारी। क्या होती है? अतिरिक्त जानकारी होती है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कमेंट में जानकारियाँ नहीं दी जाती, आप भी जानते हो। कमेंट तो बस कहना है, कुछ भी कहो। कॉम्प्लीमेंट में जानकारियाँ होती हैं। ठीक है, इसलिए उसको
मोस्टली पॉजिटिव वे में रखा जाता है। वैसे आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, जैसे आपने एक सेंटेंस ये तैयार किया, इसको मिटा ही देते हैं तो अच्छी बात है। आपने एक सेंटेंस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मैं पढ़ाता हूँ, सेंटेंस हुआ। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये भी तो एक सेंटेंस हुआ। मैं अच्छी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं ऑफलाइन बैचेस में अच्छी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं रोज 8 घंटे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक लग रहा है ना? सेंटेंस देखते जाओ आप, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैं रोज सुबह जल्दी जगकर यूट्यूब की क्लास तैयार करके फिर ऑफलाइन बैच में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। और ऐसे ही आप सेंटेंस को कितना ही बड़ा बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप सेंटेंस को कितना ही बड़ा बना सकते हो। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं सर्दियों में अंग्रेजी कम पढ़ाता हूँ, मैं गर्मियों में अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ाता हूँ, मैं एसी के रूम में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, नहीं, मैं पंखे के रूम में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं छत पर बैठ कर अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, धूप में बैठ कर अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता ही नहीं हूँ। बात समझ आ रही है कुछ? मतलब आप कोई भी बात ऐड कर दो, बस कोई भी बात, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, जो भी आपको ठीक लगे वो बात ऐड कर दो बस। आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीन के अलावा कोई भी बात ऐड कर देते हो, वही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और जो कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वही सब कुछ कॉम्प्लीमेंट है। वही सब कुछ क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट पता करने के लिए कुछ WH वर्ड्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट का पता करते हैं, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन सा, कितना, किसने, कितनी बार, एटसेट्रा। तो जो भी आपको, जितने भी आपको WH वर्ड पता होते हैं, जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड पता होते हैं, जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपने पढ़े हैं, सारे के सारे WH वर्ड, सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं, कुछ 2-3 को छोड़कर।
उन 2-3 को छोड़कर सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। और जितने भी इन सब के आंसर आप देने वाले हो, कब पढ़ाते हैं इंग्लिश? सुबह पढ़ाते हैं, शाम को पढ़ाते हैं, दिन में पढ़ाते हैं, रात में पढ़ाते हैं, वही क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कहाँ पढ़ाते हैं? स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, छतों में पढ़ाते हैं, महलों में पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? कॉम्प्लीमेंट है। क्यों पढ़ाते हैं? अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं? किसी को सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कमाई करने के लिए, अपने इनकम के लिए, अपने खर्चे के लिए क्यों पढ़ाते हैं? ठीक है, कैसे पढ़ाते हैं? आप अंग्रेजी कैसे पढ़ाते हैं? मार्कर से पढ़ाते हैं, बोर्ड में पढ़ाते हैं, रजिस्टर में पढ़ाते हैं, खड़े होकर पढ़ाते हैं, बैठ के पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? कौन सा अंग्रेजी पढ़ाते हैं? कौन सी इंग्लिश पढ़ाते हो? अमेरिकन इंग्लिश पढ़ाते हो, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ाते हो, स्पेनिश इंग्लिश पढ़ाते हो, इंडियन इंग्लिश पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? ठीक है, कितना पढ़ाते हो? आप 1 घंटा पढ़ाते हो, 2 घंटा पढ़ाते हो, 5 घंटा पढ़ाते हो, कितना पढ़ाते हो? 1 रजिस्टर भर के, 2 रजिस्टर भर के, 5-5 किताबें पढ़ाते हो, कितना पढ़ाते हो आप इंग्लिश? किसने की जगह किसको ले सकते हो? किसको इंग्लिश पढ़ाते हो? आप किसको इंग्लिश पढ़ाते हो? बड़ों को पढ़ाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, छोटों को पढ़ाते हो, मोटे को पढ़ाते हो, पतले को पढ़ाते हो, लड़कियों को पढ़ाते हो, लड़कों को पढ़ाते हो? किसको इंग्लिश पढ़ाते हो? कितनी बार पढ़ाते हो? कितनी बार पढ़ाते हो? तो आपके पास जितने भी जवाब मिलते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे जवाब, जितने भी आंसर तैयार होते हैं, सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ध्यान रखो इस बात का, ये सब कुछ कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, सब कुछ कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, और सेंटेंस में अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो आप सेंटेंस को कभी बड़ा बना ही नहीं सकते। ये सारा कुछ यहाँ तक मान लो, ये सेंटेंस सिंपल वाला सेंटेंस तैयार किया हमने, जहाँ पर केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तैयार हो जाती है, बात की बात है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो आ गया ना, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट हो गया। आप कैसी इंग्लिश पढ़ाते हो? कैसे की कैसी भी कर सकते हो, कैसा कर सकते हो, कैसी इंग्लिश पढ़ाते हो? अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हो, ये है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप कहाँ इंग्लिश पढ़ाते हो? ऑफलाइन बैचेस में इंग्लिश पढ़ाते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कैसी इंग्लिश पढ़ाते हैं? ऑफलाइन बैचेस में अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कितना पढ़ाते हो? मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, 8 घंटे पढ़ाता हूँ, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, रोज़ सुबह पढ़ाता हूँ, जल्दी जग कर पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, फिर ऑफलाइन बैच में आके पढ़ाता हूँ, ये सब कॉम्प्लीमेंट है। कहाँ कब पढ़ाते हो भाई? सारे के सारे शब्द कॉम्प्लीमेंट हैं, और ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के अलावा मिलते हैं। और इस ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी तैयार मिलता है ना सेंटेंस में, वो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब मैंने आपको इतना बता दिया, इतना समझा दिया, आपको समझ में तो आ गया होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसी होती है और इस जगह पर क्या काम कर रही है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही तो है। अगर इसको हम छुपा देंगे इनको, तो क्या बचेगा सेंटेंस में? जो ये 2 सेंटेंस है वही बस इतना बचेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ से इसको हटाओ, इसको हटाओ, मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या बचा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी सेंटेंस में आ जाता है ना पढ़ने को, वो सब कुछ कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट कहीं स्पेशल तरीके से, कहीं स्पेशल चीज़ के लिए नहीं लाया जाता। जो आप सेंटेंस तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, बोल रहे हैं, उसी सेंटेंस में आपने कोई जानकारी ऐड कर दी, उसमें कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन तैयार कर दी, वही कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा, ये भी ध्यान रखना। सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहते हैं, सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ ही तो चलता है सब कुछ, खेल जो भी चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन सा, कितना, कितने, कितनी बार। तो ये सारे के सारे जितने भी एक कॉम्प्लीमेंट के लिए क्वेश्चंस बनना है, तो इनका एक फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में, इस सेंटेंस में देख लो, आपने ये पूछ लिया, जैसे ये पूछ लिया मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो एक क्वेश्चन बनेगा, सर आप अंग्रेजी कहाँ पढ़ाते हो? तो कहाँ का आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो यही तो कॉम्प्लीमेंट है। कहाँ का आंसर दोगे आप? ऑफलाइन बैचेस में, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी जवाब दोगे तो वही तो कॉम्प्लीमेंट है। कैसे पढ़ाते हो? मतलब डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हो कि वाइट बोर्ड में पढ़ाते हो, बोर्ड में पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो? अकेले पढ़ाते हो, 2-4 और टीचर भी आपके साथ पढ़ाने के लिए, आप कैसे पढ़ाते हो? बात समझ जाओ आप, जो भी समझनी है।
तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जब भी आप तैयार करते हैं, आप सेंटेंस में पढ़ने को मिलते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए कॉम्प्लीमेंट तैयार करते हैं। ऑब्जेक्ट आपको कभी भी ये सारी जानकारी नहीं देगा, ऑब्जेक्ट केवल ये बताएगा मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट और वर्ब, क्या पढ़ाता हूँ बस इतनी जानकारी ऑब्जेक्ट देगा, इसके अलावा सारी जानकारी कॉम्प्लीमेंट में मिलेगी। और वो सारे के सारे शब्द जिनसे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सारे के सारे शब्द केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट हैं, कॉम्प्लीमेंट के अलावा या कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दैट्स इनफ कॉम्प्लीमेंट के लिए। दूसरी बात समझो, इतने सारे शब्दों का सीक्वेंस भी तैयार किया जाता है भाई, इतने सारे शब्दों का सीक्वेंस भी तैयार किया जाता है। सीक्वेंस तैयार कैसे किया जाता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप इतना समझो, जब भी आपने सेंटेंस को पढ़ा होगा आपने हमेशा देखा होगा कि सेंटेंस में टाइम और प्लेस हमेशा लास्ट में रख दिए जाते हैं, तो उनकी लास्ट में लिखने की वजह यही है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब टाइम और प्लेस के अलावा मैं आपको बता दूंगा कौन सा वाला क्वेश्चन वर्ड कब काम आने वाला है, मतलब इनके सीक्वेंस होते हैं। सबसे पहले हमें कौन सा क्वेश्चन का, कौन से वाले क्वेश्चन वर्ड का आंसर लिखना है, फिर कौन से वाले, फिर कौन से वाला, फिर कौन से वाला, ये सीक्वेंस देखना है आपको। कॉम्प्लीमेंट तैयार हो जाएगा, सेंटेंस एकदम सटीक जाएगा, बढ़िया फरफराता हुआ, समझ गए। इसको मैं डालता हूँ कॉम्प्लीमेंट के सीक्वेंस बताता हूँ, ठीक है। तब तक आप लाइक ठोक दो। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक लाइक वगैरह कर दिया होगा, वीडियो को शेयर भी कर देना, काफ़ी अच्छी वीडियो है ये। तो हम बात करेंगे अब कि कॉम्प्लीमेंट यानी ये वाले शब्दों का यूज किस सीक्वेंस में हमें करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि आप सेंटेंस में क्या इस्तेमाल करते हो, एडिशनल। तो सीक्वेंस कुछ ऐसा है, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं। अब इनका सीक्वेंस कैसा रहेगा, तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा हु, जो काम करता है किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। दूसरा, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनके लिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आता, ठीक है। फिर आता है तीसरा क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आएगा आपके पास व्हाट, ये ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के लिए हुम भी काम करता है, तो ये भी ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा, और इनका सीक्वेंस भी यही है। अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट साथ साथ आते हैं ना, मतलब दोनों, मतलब जिसमें व्हाट का भी इस्तेमाल किया जाए और हुम को भी यूज किया जाए, तो ऐसे सेंटेंस आपका सीक्वेंस भी यही होगा। सबसे पहले आप व्हाट वाला ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर हुम वाला ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सीक्वेंस अगला है हाउ का, जैसे हम वे कह सकते हैं, तरीका किसी बात को, किसी भी काम को करने का। अगला सीक्वेंस में देखेंगे नंबर 4 पे आएगा वेयर, जो प्लेस को डिफाइन करेगा। नंबर 5 पे आएगा व्हेन, जो टाइम को डिफाइन करेगा। नंबर 6 पे आएगा व्हाई, जो रीजन को डिफाइन करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आपने सोचा होगा कि इसके अलावा भी तो काफ़ी सारे वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के लिए काम करता है, ठीक है। जब भी टाइम की बात की जाती है संख्याओं में, तो फ्रीक्वेंसी समझ सकते हो आप उसको। और फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कहाँ होती है, आप यहाँ समझ लो, 7 नंबर नहीं है ये, आप ये समझ लो कि फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में करते हैं, ठीक है। मतलब हमें अब क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी के साथ खेलना है। और फ्रीक्वेंसी में कौन सा वाला आएगा, हाउ ऑफन, ये वाला क्वेश्चन वर्ड आएगा फ्रीक्वेंसी के लिए।
तो हमें फ्रीक्वेंसी के साथ खेलना है। कभी तो ये फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड हेल्प वर्ब से पहले आ जाते हैं, कभी हेल्प वर्ब के बाद आते हैं। अब मैं आपको ये बाद में समझाऊंगा कब कौन सा वाला यूज करने वाले हो, ठीक है। अभी आप इतना समझ लो, फ्रीक्वेंसी की जो जितने भी वर्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हैं हाउ ऑफन के एवज में, वो सारे वर्ड सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आने हैं। इस तरीके से हाउ ऑफन का इस्तेमाल आप करना सीख जाओगे। फिर आती है बात किसकी, कितनी, कितना, ये हाउ मच और हाउ मैनी। तो हाउ मच और हाउ मैनी दोनों ही किसके लिए काम करते हैं, एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। तो एडजेक्टिव के लिए काम करते हैं, तो बिफोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिफोर ऑब्जेक्ट समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट से पहले इसको लिखा जा सकता है, हाउ मच या हाउ मैनी को। और कौन कौन से वर्ड होंगे इसके लिए, हाउ मच या मैनी, हाउ मैनी। इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उनको सीक्वेंस में डाल सकते हो। और सब्जेक्ट या सेंटेंस बनाते टाइम इन सभी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, तो आपका सेंटेंस हमेशा सही होगा। सारा सीक्वेंस अपन को फॉलो करना है इसी तरीके से, ठीक है। और इसके फॉर्मूले मैं आपको आगे लिखवाऊंगा कैसे कैसे। फॉर्मूले वो वाले नहीं होंगे जो आपने अभी तक सीखे, स्ट्रक्चर या फॉर्मूले जो मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ख़त्म, फिर सब्जेक्ट वर्ब नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट ख़त्म, वैसे वाले नहीं। मैं कुछ अलग सिखाऊंगा एक्स्ट्रा। उनसे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा जो मैं बताऊंगा उनसे, कि आपका सेंटेंस कहीं भी इतना सा भी नहीं रुकेगा, इतना सा भी आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा, इतना सा भी। और जो आपने अभी तक सेंटेंस के फॉर्मूले पढ़े होंगे उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है कि पहले इसको लिखें या इसको लिखें, पहले किसको लिखें, या ये तो नहीं गलत हो गया, ये वो तो गलत नहीं हो गया। सब कुछ आपको क्लियर होगा जो मैं फॉर्मूले दूंगा उससे। तो आपने जो अभी तक याद करके रखे हैं स्ट्रक्चर या फॉर्मूले, उनको भूल जाना, जो मैं दूंगा उनको बस एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो आपने सीक्वेंस देखा, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट शब्दों का सारा सीक्वेंस तैयार होता है। और इसी सीक्वेंस में आप सेंटेंस बनाते जाओ, सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा, माइंड इट, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें बताई थी मैंने, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको समझाई दी है इनकी डेफिनेशन कैसे कैसे होते हैं। अब मैं इनके टाइप बताऊंगा, सब्जेक्ट कितने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम। ऑब्जेक्ट तो अनलिमिटेड है, उनकी छोड़ ही दो। वर्ब हेल्प वर्ब मैंने आपको बताई दी और मेन वर्ब आपको बताई दी। चलो अब अगला सब्जेक्ट बचा है बताने को, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। सब्जेक्ट भी काफ़ी सारे हैं, लिमिटेड भी नहीं है लेकिन अनलिमिटेड भी नहीं है। तो कल की वीडियो में आज तो इतना ही ख़त्म करते हैं, अगली लेक्चर में अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो फिर उसका तो मैं फॉर्मूले लेके चलेंगे और अपना काम खत्म ट्रांसलेशन को लेकर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर करेंगे प्रैक्टिस। जितने भी मैंने आपको अभी तक बता दिया फॉर्मूले तैयार होने के बाद में फिर करेंगे धड़ाधड़ प्रैक्टिस, हिंदी से इंग्लिश बनाने में, इंग्लिश से हिंदी बनाने में। बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है और मैं आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा अपनी साइड से। और उसके बाद फिर चलेगी प्योर ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। अभी ये इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट नहीं हुई, ये अभी आपका फंडामेंटल है और कुछ नहीं है। तो फिर उसके बाद चलनी है धड़ाधड़ बढ़िया कंप्लीट एकदम हाई लेवल से इंग्लिश ग्रामर। क्योंकि अगर आपको सेंटेंस सही में आने लग जाएंगे तभी तो आप ग्रामर को समझ पाएंगे। अगर मैंने डायरेक्ट ग्रामर चालू कर दी, टेंस पढ़ा दिया, मॉडल्स पढ़ा दिए या कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया और आपको सही में नहीं आया भाई इसका मीनिंग क्या है, इसका यूज कैसे कर रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं पढ़ाने का। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया, इसके बाद अब चलेगी ग्रामर। तो बस ट्रांसलेशन ख़त्म होते ही सीधे ग्रामर स्टार्ट करेंगे और ग्रामर आप पढ़ लोगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो कल मतलब बात ये है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दी है। ऑब्जेक्ट में ही इस कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं और इस तरीके से इसका सीक्वेंस होता है। तो आप सीक्वेंस मत भूलना ज़रा सा भी। और फिर ऐसा होगा कि आप अगर सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहोगे तो सीक्वेंस भूलने की कोई बात ही नहीं आएगी, अपने आप सीक्वेंस ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप सीक्वेंस बन जाते हैं अपने प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। बने रहना, वीडियो कर देना शेयर, लाइक, कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो कमेंट कर देना और सब में फैला देना, सबको बांट देना, मेरा सपोर्ट कर देना, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और आज के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। सरपंच आवास लिखाणो है।